अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट आज का हमारा जो लेक्चर है वो है विटामिन B3 जिसको नियासिन भी कहते हैं। विटामिन हमने शुरू किए थे वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। लिपिड सॉल्युबल ख़त्म हो चुके हैं। वाटर सॉल्युबल में हम C पढ़ चुके थे, B कॉम्प्लेक्स शुरू है। विटामिन B1 B2 हो चुके हैं और अब B3 है। विटामिन B3 को जो है वो नियासिन भी कहते हैं, नियासिन जो है वो कहते हैं। सही, आज हमने इसके बारे में पढ़ना है कि विटामिन B3 का फंक्शन क्या है, रोल क्या है, डाइट कौन कौन से ऐसे डाइट है जिसमें विटामिन B3 पाया जाता है, फंक्शन क्या है, और जब ये डिफिशिएंसी होगी विटामिन B3 की तो बॉडी में कौन कौन से डिजीज़ कॉज होंगे। इसकी केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि इनमें कौन सा रिंग पाया जाता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इतना मैं आपको बताऊं कि विटामिन B3 जो है पहले भी विटामिन्स में मैं आपको बता चुका हूं कि विटामिन कभी भी बजाते खुद डायरेक्टली फंक्शन नहीं करते। विटामिन जो होते हैं वो थ्रू को एंजाइम जो है किसी भी रिएक्शन में या तो ऑक्सीडेशन करते हैं, रिडक्शन करते हैं, या कार्बोक्सिलेशन करते हैं, या फॉस्फोराइलेशन करते हैं, डीफॉस्फोराइलेशन। तो किसी भी, जैसे कि थायमिन हमने पढ़ा, फिर उसके बाद ये नियासिन है। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है। अब ये तो हमें पता है कि सबसे पहले रिएक्टेंट आते हैं, रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में। जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है कि उसने खुद कन्वर्ट होना होता है, और दूसरा एक प्रोसेस ये है कि वहाँ पर हम एंजाइम को इन्वॉल्व करें तो रिएक्टेंट जल्दी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये एंजाइम जो है, मैंने आपको बताया था कि एंजाइम के साथ एक और फैक्टर होता है जिसको हम प्रोस्थेटिक फैक्टर या को एंजाइम कहते हैं, को फैक्टर कहते हैं। तो नियासिन जो है इसमें हमारे पास इसके जो को एंजाइम है इसको NAD और NADP कहते हैं। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड होते हैं। वो क्या करते हैं कि कुछ एंजाइम है उनके साथ हेल्प आउट करते हैं, एज अ को एंजाइम फंक्शन है। और दूसरी बात यह है कि ये बहुत सारी रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कराते हैं, क्योंकि इनमें पायरिडीन रिंग पाया जाता है, और पायरिडीन रिंग जो है उसमें डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो हाइड्रोजन को अपने रिंग में क्या कर सकते हैं, एडजस्ट करा सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे रिएक्शन है कि वहाँ पर हमें हाइड्रोजन चाहिए होता है तो ये हमें दे देते हैं, या हमने हाइड्रोजन को निकालना होता है तो ये ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में इनका रोल है। दूसरी बात यह है कि अगर ग्लाइकोलाइसिस और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन किसी को आता हो, सेकेंड सेमेस्टर में हम पढ़ लेंगे, वहाँ पर भी NADP और NADPH जो है, NAD, ये बन रहे हैं, और ये एनर्जी ट्रांसपोर्टर भी है। जब भी ग्लाइकोलाइसिस या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा तो वहाँ पर एक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव लेवल पर ATP बनेंगे, और कुछ ATP जो होंगे वो सबस्ट्रेट लेवल के होंगे। जो ऑक्सीडेटिव होंगे तो उनके लिए ऑक्सीडेशन चाहिए होगी, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके, मतलब कि यहाँ पर NADPH बन रहा है, या NADP बन रहे हैं, या FADH बन रहे हैं। ये इन केस ऑफ ATP है, ये क्या है, ATP का फॉर्म है। लेकिन डायरेक्टली अब ATP जब बन रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस में, 2 ATP हमें बन रहे हैं, हमें दे रहे हैं, तो वो हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली आपको ATP मिल जाता है। FADH या NADH जो है ये आपको चेक मिलता है, वो चेक आपने बैंक में जाके क्या करना होता है, कैश करना होता है। एक एनर्जी आपको कैश मिलती है जिसको हम ATP कहते हैं, और एक जो होता है वो चेक की फॉर्म में होता है, वो अपने बैंक में लेकर जाना होता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये मॉलिक्यूल्स जाते हैं, वहाँ पर कैश हो जाते हैं, और वहाँ पर हमें ATP मिलती है। एक NADPH जो होता है वो आपको 3 ATPs देते हैं, बास बुक में 2.5 देते हैं लिखा होता है, लेकिन 3 ATPs। और FADH जो होता है वो आपको 2 देते हैं ATP। तो ये क्या है, चेक फॉर्म है। तो ये एज अ ऑक्सीडेशन रिडक्शन में भी हेल्प आउट करते हैं, एज अ कोएंजाइम भी काम करते हैं, और एंजाइम एनर्जी ट्रांसपोर्टर भी हैं। तो चलो पढ़ते हैं कि विटामिन B3 क्या है।
विटामिन B3 को नियासिन भी कहते हैं, निकोटीनिक एसिड, और इसको पेलाग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर भी कहते हैं। अब पेलाग्रा क्या है, ये एक डिजीज़ है, हम डिफिशिएंसी में इसके पढ़ेंगे। वाटर सॉल्युबल है। अब यहाँ पर देखिए नियासिन जो है विटामिन B2 और B3 जो है इसके दो फॉर्म है, एक जो है एसिडिक फॉर्म है और एक एमाइड फॉर्म है। अगर आपको अमाइनो एसिड याद हो तो मैंने आपको अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में बताया हुआ था कि अमाइनो एसिड कैसे होते हैं कि कार्बन के साथ एक साइड पर COOH ग्रुप अटैच हुआ होता है और एक साइड पर NH2 अमाइन ग्रुप अटैच हुआ होता है। तो सेम यहीं पर भी ऐसे ही है। आप देखिए ये पायरिडीन रिंग है, इसने चेंज नहीं होना। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये NH2 ग्रुप अटैच है, सही है। तो इसकी वजह से ये निकोटीन जो है एमाइड बन गया। निकोटीन तो पहले से ही था ना, ये देखिए इसका पेरेंटल मॉलिक्यूल्स हैं निकोटीन। अब निकोटीन को हमने क्या करना है, चेंज करना है। तो निकोटीन तो पहले से था, एमाइड ग्रुप अटैच है, एमाइन है तो एमाइड बन गया। अब ये निकोटीन तो पहले से ही था, अब यहाँ पर हमने OH ग्रुप अटैच किया, COOH हो गया, तो ये क्या बन गया, एसिड बन गया, निकोटीनिक एसिड या नियासिन इसको कहते हैं। पेपर में अक्सर ये पूछते हैं कि निकोटीनिक एसिड इज आल्सो कॉल्ड नियासिन, निकोटिनामाइड, नियासिनामाइड, सही है। तो जब भी एमाइड आए तो NH2 ग्रुप और OH ग्रुप आए COOH तो एसिड की तरफ जाए, क्योंकि COOH जो है वो कार्बोऑक्सिलिक एसिड के बारे में हमें बता रहा होता है। तो ये इनकी एक्टिव फॉर्म है, ये क्या है इनकी एक्टिव फॉर्म। पायरिडीन 3 कार्बोऑक्सिलिक एसिड, ये देखें कार्बन नंबर 3 पर जो है कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच है। तो निकोटीनिक एसिड नियासिन क्या है, पायरिडीन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है। अमाइड फॉर्म जो है उसको नियासिनामाइड भी कहते हैं, निकोटिनामाइड भी कहते हैं। निकोटिनामाइड ये अगर यहाँ पर देखें, इसको आप रिमूव करें, NH2 डी अमाइनेशन होगी ना, डी अमाइनेशन मीन के अमाइन ग्रुप को ख़त्म करो। जब आप निकोटीन अमाइड की डी अमाइनेशन करेंगे, ये है निकोटीन अमाइड, सही है। निकोटीन अमाइड से अगर आप अमाइड को रिमूव करेंगे, जिसको कहते हैं डी अमाइनेशन, तो आपके पास जो मॉलिक्यूल रह जाएगा उसको कहते हैं निकोटीनिक एसिड, सही है। फिर ये नियासिन जो है ये जाता है और NAD और NADP हमारे पास बनाता है। निकोटिनामाइड डायरेक्टली जाके NAD नहीं बना सकते, निकोटिनामाइड जो है वो पहले कन्वर्ट होंगे निकोटीनिक एसिड या नियासिन में, नियासिन जाके फिर NADP और NAD बनाएंगे, और फिर यही NAD और NADP जो है ये आगे वो फंक्शन करते हैं। केमिस्ट्री वही है, ये निकोटीनिक एसिड है, निकोटिनामाइड है। प्रिकर्सर, हाँ एक बात याद रखिए, ये MCQs अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि B3 जो है नियासिन, उसके लिए प्रिकर्सर क्या है कि हमारे बॉडी में ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो ख़ुद को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, नियासिन में। तो ट्रिप्टोफैन जो है हमारे पास एक अमाइनो एसिड है ट्रिप्टोफैन कन्वर्ट हो सकता है किसमें, नियासिन में। तो अगर हमारे बॉडी में ट्रिप्टोफैन की कमी होती है तब भी हमारे पास बॉडी में B3 की डिफिशिएंसी आ सकती है। रिकमेंडेड डेली अलाउंस है, डेली रिक्वायरमेंट क्या है नियासिन की, 15 to 20 मिलीग्राम फॉर चिल्ड्रन और 10 to 15 मिलीग्राम। एडल्ट के लिए कितना है, 15 to 20 है, और चिल्ड्रन के लिए 10 to 15 है। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में वही सिंपली सी बातें हम पहले दिन से पढ़े आ रहे हैं कि ज़्यादा चाहिए होता है, बर्डन ज़्यादा होता है, यूटिलाइजेशन ज़्यादा होती है, तो फिर ज़्यादा चाहिए होगा। डाइटरी इंटेक नेचुरल सोर्सेज क्या क्या है ये सारे दिए गए हैं, आप लोग पढ़ लें, इसमें ऐसे कुछ नहीं है कि मैं आप लोग को समझाऊं। सिर्फ ये एक बात याद रखें कि एसेंशियल अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन कैन सर्व एज अ प्रिकर्सर फॉर द साइंथिसिस ऑफ निकोटिनामाइड कोएंजाइम। तो निकोटिनामाइड कोएंजाइम के लिए जो प्रिकर्सर होते हैं वो ट्रिप्टोफैन है, बाकी इसमें ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन कहते हैं कि ट्रिप्टोफैन का सिर्फ ये काम नहीं है कि वो नियासिन में ही कन्वर्ट होना चाहे, ट्रिप्टोफैन का नियासिन के फॉर्मेशन के अलावा भी बहुत सारे फंक्शन है। तो इसलिए ये मतलब नहीं है इसका कि ट्रिप्टोफैन डायरेक्टली क्या बना रहा है, सिर्फ नियासिन बना रहा है, इसका कोई और काम नहीं है। तो ट्रिप्टोफैन के बहुत सारे फंक्शन हैं, ऐसे नहीं है कि ट्रिप्टोफैन जितनी हमारी बॉडी में है वो सारा कन्वर्ट होगा नियासिन। ये NAD की फॉर्मेशन है, ट्रिप्टोफैन कन्वर्ट होता है नियासिन या निकोटीनिक एसिड में,
और डाइट्री में हम निकोटिनिक एसिड लेते हैं तो ये आखिर में कन्वर्ट हो जाता है NADP में या NAD में। आपसे पेपर में ये बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा कि कौन से एंजाइम ने NAD को NADP में कन्वर्ट किया। काइनेज जब भी आए तो आप फॉस्फेट जहन में रखें कि काइनेज जब भी आता है तो या तो वो फॉस्फेट ऐड करता है या फॉस्फेट रिलीज़ करता है। तो NAD के साथ फॉस्फेट नहीं, NADP के साथ फॉस्फेट है, तो ये काइनेज का काम है। पायरोफॉस्फोराइलेज है, दो एंजाइम NAD सिंथेसेस। तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि नियासिन राइबोन्यूक्लियोटाइड जो था उसको डिसमाइडो में किसने कन्वर्ट किया और ग्लूटामीन ग्लूटामिक एसिड में किसने कन्वर्ट किया। सिंपली ये पूछा जा सकता है कि आपसे कि प्रिकर्सर मॉलिक्यूल नियासिन के लिए कौन सा है, और वो है ट्रिप्टोफैन। सही है। ये पूछ सकते हैं कि NAD या NADP जो है क्या वो निकोटिनामाइड से बन सकते हैं, तो नहीं बन सकते। निकोटिनामाइड को पहले डीअमाइनेशन करके हमने किस में कन्वर्ट करना होगा, नियासिन में कन्वर्ट होगा, निकोटिनिक एसिड में, उसके बाद ये NADP वगैरह बनेंगे। NAD जब डिग्रेड होंगे तो क्या होगा, NAD जब भी डिग्रेड होंगे तो निकोटिनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड और AMP बनाएंगे। सही। इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया निकोटिनिक एसिड की सिंथेसाइज कर रहे हैं। ट्रिप्टोफैन जो है वो भी निकोटिनिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। निकोटिनिक एसिड मैंने आपको वो सीरीज़ बताई है कि आखिर में क्या बन रहा है, NADP बन रहा है। तो यहाँ पर भी आखिर में NAD बन गया या NADP, ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। अब यही NAD बन गया। अब जब ये डिग्रेड होगा तो क्या बनेगा हमारे पास, निकोटिनामाइड बनेगा। सही है। अब इस रिएक्शन को आप देखिए, ये रिवर्सिबल नहीं है। NAD निकोटिनामाइड में तो कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन निकोटिनामाइड वापस NAD में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इस निकोटिनामाइड को आपने वापस कन्वर्ट करना होगा निकोटिनिक एसिड में डीअमाइनेशन के थ्रू। ये निकोटिनिक एसिड फिर से कन्वर्ट होगा किस में, NAD में कन्वर्ट होगा। समझ आ गई। और साथ में NMN जो है वो बनेगा निकोटिनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड, और ये AMP। फंक्शन क्या है इनका, यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हमें समझ नहीं आ गई, क्योंकि आपका काम सिर्फ इतना है कि प्रिकर्सर कौन सा है और कौन से मॉलिक्यूल जो है वो NADP में कन्वर्ट होते हैं, और NAD जब डिग्रेड होगा तो हमारे पास क्या मिलेगा, NMN मिलेगा, और साथ में निकोटिनामाइड मिलेगा, और प्लस ये एडेनिन मोनोन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट जो है आपके पास ये मिलेगा। फंक्शन क्या है इनका वो मैं आपको बता चुका हूँ। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में इनका सबसे ज़्यादा फंक्शन है। ये आपसे हाइड्रोजन ले भी सकते हैं जब आपके पास ज़्यादा हो, और ये एक्सेप्ट कर सकते हैं और डोनेट भी कर सकते हैं जहाँ पर हमें रिडक्शन की ज़रूरत हो। ये आप देखें यहाँ पर ये पूरा वही मॉलिक्यूल है जैसे कि था पहले से, वैसे ही है NAD। सही है। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है, तो वही मॉलिक्यूल है इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं। सिर्फ यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन अटैच हो गए, बस, बाकी कुछ नहीं हुआ। तो जब हाइड्रोजन को हम ऐड करते हैं तो इसको कहते हैं रिडक्शन। सो NADH क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। सही है। ये देखिए NAD के पास दो हाइड्रोजन आप देते हैं तो NADH बन जाते हैं जो कि रिड्यूस्ड फॉर्म है। हाँ, आपसे ये पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ नियासिन। ठीक है। NAD प्लस NADP प्लस NADH। सही है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग या नन ऑफ द अबव। तो ये आपसे पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, NADH NADPH NADH प्लस H प्लस। सही है। और NAD तो आपसे पूछ सकते हैं, तो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में H नहीं होगा जबकि रिड्यूस्ड फॉर्म में H होगा, क्योंकि हाइड्रोजन की एडिशन को ही तो हम क्या करते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर समझ आ गई। तो ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, ये रिड्यूस्ड फॉर्म है। वही बात है कि NADH जो है फिर ऑक्सीडाइज्ड होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ऑक्सीडेटिव लेवल की फॉस्फोराइलेशन और ATP जनरेट करता है। अब ये आप चेक लेकर गए हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, उसने आपको कैश करके दिया ATP। सही है। फंक्शन क्या है नियासिन की, ये देखिए ग्लूकोज जब पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तब भी हमें NADH की ज़रूरत होती है। पायरुवेट जब लैक्टेट में कन्वर्ट होता है तब भी हमें इसकी ज़रूरत होती है। आइसोसिट्रेट, अब ये दोनों जो है ये ग्लाइकोलिसिस पाथवे हैं, ये जो है सिट्रिक एसिड साइकिल है, ये तीनों। सही। ऑक्जेलो एसिटेट हमें पहले ही मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं ताकि वो
कोएंजाइम ए के साथ रिएक्शन करके सिट्रेट बनाए, फिर आइसोसिट्रेट जब अल्फा ग्लूट्रेट में कन्वर्ट होता है, अब देखें ये NADH बन गया, ये NADH बन गया, ये NADH बन गया, ये NADH बन गया, ये सारे क्या है अब रिड्यूस्ड फॉर्म में है। अब इनमें जो है एनर्जी स्टोर्ड है, क्या है, एनर्जी स्टोर्ड है। अब डायरेक्टली ATP जो बन जाते हैं वो तो सिर्फ 2 ही होते हैं ना, 2 ATP होते हैं ग्लाइकोलिसिस में बन जाते हैं। अब पूरे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में हमारे पास NADH बन रहे हैं। अब जितने NADH बन गए तो ये क्या है, आपका चेक फॉर्म है। ये अब यहाँ से जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में और वहाँ पर इनको कैश मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ ATP। अब आ गई समझ। तो ये सिट्रिक एसिड साइकिल है, ये ग्लाइकोलिसिस है, और ये ग्लाइकोलिसिस में देखिए इनकी रिडक्शन हो गई है, NADH हो गया, ये इतने हाइड्रोजन रिसीव कर दिया, तो मीन वहाँ पर हाइड्रोजन क्या था, ज़्यादा था, तो इन लोगों ने रिसीव कर दिया। अब ऐसे भी हो सकता है कि जब आप लैक्टेट को वापस पायरुवेट में कन्वर्ट करेंगे ना, तो आपको एनर्जी चाहिए होगी, फिर आप NADH क्या बनेगा आपके पास, NAD बन रहा है, समझ आ गई। तो NAD जो है वो एज ए एनर्जी ट्रांसपोर्टर भी है। डिफिशियंसी जब भी होगा तो डिफिशियंसी से हमारे पास पेलेग्रा डिजीज़ है, वो कॉज होगा जिसको रफ स्किन भी कहते हैं। इसमें 3D इन्वॉल्व है, डर्मेटाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया। डिमेंशिया जो है वो लॉस ऑफ मेमोरी है, डायरिया जो है वो लूज स्टूल का पास होना है, और डर्मेटाइटिस स्किन इन्फ्लेमेशन है। तो अगर आपने ट्रीट नहीं किया तो 4th DB इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसको आप डेथ कह सकते हैं। अब हार्टनप्स एक डिजीज़ है, असल में इस डिजीज़ में जो है प्रोटीन की रेगुलेशन डिस्टर्ब हो जाती है, कुछ प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं होते और कुछ प्रोटीन की सीक्वेंसिंग ख़राब हो जाती है, जेनेटिक डिजीज़ है। तो और फेस रिलेटेड ज़्यादा है, स्किन रिलेटेड, हैंड्स और आर्म्स हो गए, फेस हो गई, यहाँ पर जो है स्किन की इरप्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है स्किन की। तो ये एक डिजीज़ है हार्टनप्स में, उसमें सबसे ज़्यादा पेलेग्रा जो है हमारे पास इन्वॉल्व होता है। तो पेलेग्रा एक डिजीज़ है, कब कॉज होता है, जब विटामिन B3 की डिफिशियंसी होती है। और पेलेग्रा किस चीज़ पर कैरेक्टराइज्ड है, फीचर्स क्या है, वहाँ पर डर्मेटाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया इन्वॉल्व है। ये वही सारी बातें हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ, ये आप ये बात याद रखें, जो लोग कॉर्न या मेस को जो है मकई को ज़्यादा यूज़ करते हैं एज अ रूटीन फूड, तो मसला ये है कि उनमें जो है पेलाग्रा ज़्यादा हो सकता है, चांसेस ज़्यादा है कि उनको पेलाग्रा हो। वो क्यों, क्योंकि मेज़ जो है वहाँ पर नियासिन नहीं होता, नियासिन बाउंड फॉर्म में होते हैं और वो फिर एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। तो इस वजह से जब हम मेज़ खाते हैं वहाँ पर नियासिन तो प्रेजेंट है, लेकिन वो बाउंड फॉर्म में होते हैं, हम इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि मेज़ में ट्रिप्टोफैन की भी कमी होती है, बहुत कम पाया जाता है ट्रिप्टोफैन, तो एक तो इसको हम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, दूसरी बात ट्रिप्टोफैन जो है ये भी वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता, तो ना हम ट्रिप्टोफैन को कन्वर्ट कर सकते हैं नियासिन में, और ना नियासिन को हम एब्जॉर्ब करा सकते हैं, तो इस वजह से डिफिशियंसी होगी। डर्मेटाइटिस, डिप्रेशन, वोमिटिंग, मूड चेंज, माउथ सोर्स, डिमेंशिया, डायरिया, लीजन्स, जख्म, डायरिया, लूज स्टूल, लॉस ऑफ मेमोरी, माउथ सोर्स, लीजन्स इन माउथ, मूड स्विंग्स है, मूड चेंज हो जाता है, वोमिटिंग, कै करना, उल्टिया, डिप्रेशन, ये डिमेंशिया और डिप्रेशन जो है वो सेम है तकरीबन, डिजेनरेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। डर्मेटाइटिस जो है ये आप स्किन की इन्फ्लेमेशन है, देखें तो ये डिफिशियंसी से होगा। ये सारा जो है विटामिन B3 के बारे में है, आप लोग पढ़ लें, इसको समझें। किसी को कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, और आपको आंसर दी जाएंगे आपके पर्सनल व्हाट्सएप पर। इतना मुश्किल नहीं है। कौन सी डिज़ीज़ कॉज होती है वो आप लोगों ने याद रखना है, स्ट्रक्चर में कौन सा रिंग होता है ये याद रखना है, एक्टिव फॉर्म कौन कौन से हैं ये याद रखना है, और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म कौन से हैं, रिड्यूस्ड फॉर्म कौन से हैं, ये कार्बोक्सिलेशन कर रहे हैं या जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कर रहे हैं, सही है। और निकोटिनामाइड जो है वो क्या कन्वर्ट हो सकता है, NAD में नहीं कन्वर्ट हो सकता। निकोटिनिक एसिड कन्वर्ट हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। NAD जो है वो रिड्यूस्ड फॉर्म है कि ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। NADP जो है, NADPH या NADH जो है वो रिड्यूस्ड फॉर्म है कि ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेलेग्रा जो है वो स्किन रिलेटेड है, आपसे पूछ सकते हैं। किडनी डैमेज उसमें होता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, तो आपसे पूछ सकते हैं। ये आपको बता सकते हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड विद पेलेग्रा एक्सेप्ट
डर्माटाइटिस, डिमेंशिया और डायरिया। आपको कुछ और CVS भी दिया होगा, तो आपसे ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप लोग पढ़े समझे, टेंशन की बात नहीं है, आप लोग पढ़े इसको, अगर समझ नहीं आती तो हम फिर से पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।